हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना भरपूर ख्याल रखे होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखे होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई का थोड़ा हम भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और इसके लिए केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर जो 5 है वो आपको प्रस्तुत करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता टॉपिक के बारे में समझेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक के अंतर्गत छोटा छोटा 2 टॉपिक आता है, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि जब कोई अभिक्रिया शुरू होती है ना, आपको पहले भी मैंने बताया है, तो प्रतिकारक की सांद्रता लगातार घटती है और प्रतिफल की सांद्रता लगातार बढ़ते जाती है। तो एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद देखिए इसको ग्राफ से दिखाते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है तो प्रतिकारक की सांद्रता घटती है और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिकारक है ना, ये रिएक्टेंट, ये जो है इसकी सांद्रता क्या होती है तो घट रही है, और जो प्रतिफल है ना यहां पे, ये इसकी सांद्रता क्या होती है तो बढ़ती है। इस एक लाइन को अगर मुझे ग्राफ के रूप में दिखाना हो दोस्तों, तो देखो इधर ये है समय बढ़ रहा इधर, और ये है सांद्रता। सांद्रता आपने कहा कि जो अभिक्रिया होती है तो प्रतिकारक घटता है। आपको पता है ना, घटना नीचे की तरफ हम लोग दिखाते हैं, ये घट जाना है, ऊपर की तरफ जाना माने बढ़ जाना है। तो आपने ऐसे दिखाया और साथ ही साथ ये दिखाया आपने, तो ये तो बढ़ रहा है ना, देखिए ये बढ़ना है, तो बढ़ता कौन है प्रतिकारक की प्रतिफल, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये तो घट रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। तो इस तरह से ग्राफ के रूप में आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को दिखा सकते हैं कि कौन कैसे बढ़ता है और कब घटता है। अब एक बात और की, जो अभिक्रिया की जो वेग है उस सांद्रता पे निर्भर तो कर रही है, आपको दिख रहा है इस ग्राफ से ही। तो अभिक्रिया की वेग को सांद्रता के पदों में व्यक्त करने के लिए 2 नियम हैं, उसी दोनों नियमों को हम लोग को पढ़ना है। तो यहां एक लाइन लिखता हूं, अभिक्रिया के वेग को सांद्रता के पदों में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 2 नियम हैं। कौन कौन से 2 नियम हैं, तो देखिए जो पहला नियम है बहुत पुराना नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन, नाम है इसका लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान क्रिया का नियम। द्रव्यमान
क्रिया का नियम। और दूसरा जो नियम है उसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ, वेग नियम या द्रव्यमान दर नियम, वेग नियम। तो पहले हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई जिसकी वजह से रेट लॉ की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसा करें कि इसको नोट करें और फिर उसके बाद टॉपिक बनाइए लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो अब स्टूडेंट समझते हैं हम लोग कि क्या है लॉ ऑफ मास सेक्शन। इस लॉ ऑफ मास सेक्शन से क्या आपको कोई एक्शन हीरो याद आ रहा है? आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहला बात याद रखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय दो साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका बड़ा खूबसूरत, गुल्डबर्ग एंड वागे। ये दो साइंटिस्ट गुल्डबर्ग और वागे ने 1864 ईस्वी में, कहीं कहीं 65-66 लिखा रहता है, 1864 ईस्वी में इस लॉ का प्रतिपादन किया। ये क्या है नियम? तो बहुत ही सिंपल लॉ है, एक लाइन का, सीधा साधा। ये नियम कहता है कि आपके पास प्रतिकारक जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतनी जल्दी जल्दी होगी। प्रतिकारक थोड़ा कर देंगे अभिक्रिया धीरे 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 बढ़ेगी। आपने प्रतिकारक ज्यादा कर दिया अभिक्रिया दे दनादन बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो सीधे जुड़ा हुआ किसके, तो उसकी सांद्रता से, प्रतिकारक की सांद्रता से। और इस रूल को लिखने के पहले इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं और फिर एक लाइन का तो नियम है तुरंत लिख देंगे। तो देखिए आप यहां बोर्ड की तरफ देखिए, आप लोग की आंखें बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है? अगर है तो देखिए ये लिखें ए फॉर एप्पल, ये बन गया प्रोडक्ट। तो अगर मुझे इसका लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से अगर रेट लिखना हो, दर लिखना हो, तो रेट समानुपाती एक के, बस हो गया। अब कहेंगे कोई इसमें कौन इतनी बड़ी बात है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान ली कि ए प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के प्रतिफल बना रहे हैं। तो गुल्डबर्ग और वागे ने कहा कि मत घबराओ मेरे भाई, मत रो मेरे दिल। हो गया। दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। आप कहेंगे कि इसमें कौन बड़ी बात है? तो एक और उदाहरण बस प्लीज देखिए इसको ध्यान से। ए बी बी और ये हो गया प्रोडक्ट। अब ये देखिए ये स्मॉल ए क्या है? तो इसको हम लोग गुणांक कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं ना तो उसको बैलेंस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने H2 + O2 लिखा और आपने बैलेंस किया तो यहां पर आप 2 लगाते हैं और ये 2, तो ये जो 2 आपने यहां लिखा है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। और ये वही गुणांक है, एक कोई अभिक्रिया है जिसको बैलेंस कर दिया गया है। आपको बात समझ में आई? एक काल्पनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं या तो कुछ लिख नहीं रहे। अगर उस अभिक्रिया को लिखना होता है तो ये 2 है, एक जगह पर क्या है 2 है और यहाँ कुछ नहीं है माने 1 है, तो बी की जगह पर क्या है 1 है। तो ये है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। अगर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक लगा हो तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे। जब कुछ ही नहीं करेंगे तो ये सब करने की जरूरत क्या? देखिए क्या करते हैं, ए के पावर ए कर देंगे और बी के पावर बी। आप समझ गए? जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, वो उसके सांद्रता के पावर के रूप में चल जाएगा। अगर यहां पर सी रहता तो ए के पावर सी हो जाता, मतलब जितना भी कोएफिशिएंट है उसकी सांद्रता के पावर के रूप में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इस एक बार फिर से उसको लिख देते हैं इस तरह से, इसलिए रेट इक्वल टू के ए के पावर ए एंड बी के पावर बी
और इसी को आप नाम दे देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जहां ए और बी क्या है, बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। तो अगर मुझे इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर प्रतिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यदि क्या है, यदि संतुलित अभिक्रिया का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो सांद्रता को उसको सांद्रता के घात के रूप में व्यक्त कर दें। यदि स्टोइकियोमेट्री गुणांक को सांद्रता के घात के रूप में क्या कर दें, व्यक्त कर दिया जाए। बस सिंपल सा हो गया। अब देखिए इस नियम में थोड़ी सी कमी रह गई जिसकी वजह से दूसरे नियम की जरूरत पड़ी। हाँ, एक बात और बताना था आपको, ये के क्या है, इसको के को कहते हैं हम लोग, कहाँ लिख दें, मैं यहां लिख देता हूं, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हम इसकी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके गुणों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप इतना नोट करें और फिर देखते हैं इस रूल में क्या कमी रह जाती है और उस कमी को कैसे दूर किया जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की कमियों पे देख लेते हैं कि आखिर ऐसी इसमें कौन सी बात रह गई, कौन सी बात छूट गई गुलबर्ग और आगे से कि दूसरे नियम की जरूरत पड़ गई। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस नियम में कुछ तो डिमेरिट रहा होगा जिसकी वजह से एक और नियम की आवश्यकता पड़ी। तो इस नियम, सबसे पहले एक छोटी सी बात यह है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं पर भी प्रैक्टिकल बात नहीं है, यह सैद्धांतिक थ्योरी है। तो द्रव्यमान क्रिया का नियम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी जो मुख्य रूप से कमी यह है, यह सिद्धांत मानता है कि अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है, जबकि बाद के अध्ययन से पता चला कि नहीं, यह गलत है। अभिक्रिया कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चरण में हो। हाँ, एक चरण में हो सकती है, बट इट मे बी मोर देन वन स्टेप्स। तो इस सिद्धांत के अनुसार इससे सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया एक चरण, वन सिंगल स्टेप, एक चरण में संपन्न होती है। ये जो सिद्धांत है, ये जो लॉ है, नियम है, इसी चीज को मानते हुए बनाया ही गया है। इसका मतलब कि अगर कोई अभिक्रिया एक से अधिक चरण में संपन्न होगी तो यह उस अभिक्रिया पे रूल लागू नहीं होगा। यदि कोई, आपको मैं बता दूं
कि कोई से मुझे गाना याद आ रहा है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता, यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है, पूरा होती है, संपन्न होती है, तो क्या होता है? कुछ नहीं, उस पर लागू नहीं होगा, और क्या? तो उस अभिक्रिया पर लॉ ऑफ मास एक्शन लागू नहीं होता, वैलिड उसके लिए नहीं है, लागू नहीं होता। बस हो गया। यही इसकी डिमेरिट है, सबसे मेजर जो है ना इसका डिमेरिट वो यही है कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि जो रिएक्शन होते हैं वो सिंगल स्टेप में पूरा हो जाते हैं, जबकि हमेशा ये सही नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ तो कमी होनी थी, इस कमी को दूर किया गया रेट लॉ से। और क्या है रेट लॉ? तो आइए उसको देखते हैं, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लें। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं क्या है रेट लॉ। तो रेट लॉ को समझने से पहले इसके बारे में दो तीन छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें। पहली बात, यह जो नियम है ना रेट लॉ, इस अवधारणा पर आधारित है कि अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में हो सकती है। यह नियम माने रेट लॉ, यह नियम इस अवधारणा पर आधारित है कि अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में भी हो सकता है, और होता ही है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही चरण में पूरा हो। अब देखिए दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया ना दोस्तों एक से ज़्यादा चरण में होता है तो उसका हर चरण बराबर स्पीड से हो ये जरूरी नहीं है। कोई चरण ज़्यादा स्पीड हो जाता है, कोई स्लो हो जाता है। तो यह इस बात को भी मानता है रेट लॉ कि किसी अभिक्रिया के भिन्न भिन्न चरण का जो वेग है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। क्रिया के भिन्न भिन्न वेग, भिन्न भिन्न चरण, भिन्न भिन्न ऐसे लिखते हैं, भिन्न भिन्न चरण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि आप इस 10 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहते हैं दौड़ के, और 1 2 मान लीजिए 1 2 3 4 चरण में पूरा करना चाहते हैं, तो ये संभव हो सकता है पहला बहुत फास्ट दौड़े, दूसरा उससे और फास्ट दौड़े, लेकिन ये जाके स्लो हो गए, थक गए, और ये थोड़ा अंत में आते थोड़ा और जोर लगाए। मतलब कि आप अगर अलग अलग चरण में दूरी तय कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर चरण का वेग जो है अलग अलग हो जाए। यह इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी चीज को मानता है कि अगर अभिक्रिया एक से ज्यादा चरण में होगी तो प्रत्येक चरण का वेग जो होगा क्या होगा, भिन्न भिन्न हो सकता है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसके बारे में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये रूल कहता है कि जो सबसे धीमा चरण होगा ना, उसी चरण से अभिक्रिया की वेग की माप होगी। ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, सबसे धीमा चरण होगा, वही चरण निर्धारित करेगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो सबसे धीमे चरण, सबसे धीमे चरण से ही
अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? होना तो ये चाहिए कि सबसे फास्ट जो चरण है उससे अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हो, लेकिन सबसे धीमे। डिस्टर्बेंस के लिए खेद है स्टूडेंट्स। मैं कह रहा था कि जब कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा चरण में संपन्न होगी तो कोई फास्ट होगा, कोई स्लो होगा, और अभिक्रिया का वेग सबसे धीमे चरण से मापा जाएगा। तो ये फिर ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों? होना तो चाहिए ठीक इसके उल्टा, कि जो फास्ट है उससे अभिक्रिया के वेग की मापन हो। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा पीछे आपसे कभी ना कभी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 5 लोग हैं। 5 लोगों में से सब लोग बिल्कुल आपकी तरह गबरू जवान हैं, हट्ठे कट्ठे हैं, लेकिन आपके पापा जी जो है ना बुजुर्ग हो गए हैं। आप लोगों ने तय किया, पूरी फैमिली के लोगों ने, कि कहीं टहलने निकलना है, घूमने जाना है, और वो भी पैदल जाना है। तो आप चल दिए, तैयार हो गए थोड़ा बढ़िया से झिटझट में। अब क्या हुआ कि जब सब लोग पैदल चल रहे थे तो जवान आदमी हो तो जल्दी जल्दी निकलेंगे ना, लेकिन पापा जी धीरे 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 चल रहे हैं। तो क्या पापा को छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं ना। तो आपका वेग, आप जहां मंजिल पर जाना चाहते हो, बताइए वो समय का निर्धारण क्या आपके फास्ट चलने से निर्धारित होगा कि पापा के फास्ट या स्लो चलने से निर्धारित होगा? तो चूंकि सबसे स्लो पापा चल रहे हैं तो वो जब तेज चलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, वो जो और धीमे चलेंगे तो और देरी से पहुंचेंगे। मतलब जो कमजोर जो पहलू था, जो सबसे कमजोर कड़ी थी, वही निर्धारित करेगा कि मंजिल पर आप पहले पहुंचेंगे या देरी से पहुंचेंगे। तो आप समझ गए ना, जब अभिक्रिया एक से ज्यादा चरण में होता है तो जो सबसे धीमे चरण होता है आप उसको छोड़कर तो जा नहीं सकते, और इसीलिए उसी से निर्धारित होता है कि अभिक्रिया का वेग क्या हो। तो जो सबसे धीमे चरण होता है उसको आरडीएस कहते हैं। सबसे धीमे चरण को आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, माने वह स्टेप जो रेट को क्या कर दे, निर्धारित कर दे, आरडीएस कहते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद आपने ये रेट लॉ के बारे में समझा। अब क्या कहता है रेट लॉ आपसे? तो रेट लॉ ये कहता है कि जब अभिक्रिया के वेग को प्रतिकारक के सांद्रता के पद में व्यक्त कर दीजिए तो हो गया। उसी को आप रेट लॉ कहते हैं। तो एक लाइन लिख देता हूं। चौथी बात है, अभिक्रिया के वेग को प्रतिकारकों के सांद्रताओं के पदों में व्यक्त करना रेट लॉ कहलाता है। जानते हैं, इसे आप प्यार से वेग व्यंजक भी कहते हैं। इसे वेग व्यंजक, रेट एक्सप्रेशन, वेग व्यंजक, रेट एक्सप्रेशन या वेग समीकरण भी कहते हैं, या वेग समीकरण मतलब रेट इक्वेशन। इक्वेशन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो रेट लॉ जो है ना,
वो लॉ ऑफ मास सेक्शन की कमियों को दूर कर देता है, सिर्फ एक बात मान के कि अभिक्रिया एक से ज्यादा चरण में संपन्न हो सकता है, और जो सबसे धीमा चरण होगा उसी से अभिक्रिया के वेग का मेजरमेंट होगा। तो आइए समझते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, दर को आप कैसे व्यक्त करेंगे रेट लॉ के नियम के अनुसार। लेकिन उसके पहले आप समझ गए ना? हाँ, जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि क्या है रेट लॉ। एक एग्जाम्पल हमने लिया ए, अभी यही एग्जाम्पल लिए थे हमने बी, और ये प्रोडक्ट के रूप में बदल गया। क्योंकि प्रोडक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं हम लोगों का, तो इस अभिक्रिया का अगर मुझे दर लिखना हो, रेट, तो कि ए के पावर ए, बी के पावर बी, किस नियम से? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मुझे इसी चीज का जो दर है, रेट है, लिखना हो रेट लॉ से, तो ए के पावर ए की पावर जो है ना, जरा इस पे ध्यान देना है। ये पावर कोई जरूरी नहीं है कि ए होगा, यहां पर हमने एक्स दिया, वाई दिया, कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कुछ बाध्यता नहीं है। ये किसके हिसाब से? तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। दोनों में फर्क समझिए, दोनों में फर्क केवल जो सांद्रता के घात के रूप में जो व्यक्त किया गया है संख्या, उसमें है। यहां रूल कहता है ए बराबर एक्स हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। उसी तरह से b बराबर y हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब कि a और x ये बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब बराबर होंगे? तो जब अभिक्रिया एक चरण में पूरा होगा ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर एक से ज्यादा चरण में पूरा हुआ और कोई स्लो हो रहा है चरण और कोई फास्ट हो रहा है, तो उस स्थिति में बराबर ये नहीं होंगे। इस दोनों नियम को एक साथ समझने के लिए और डिफरेंस को समझने के लिए जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि आप गेहूं ले गए हैं चक्की में पीसने के लिए और 20 किलो गेहूं लेके गए, तो 1 किलो गेहूं पीसने पे, मैंने आटा जब बना देते हैं तो 2 रुपया लगता है, तो 20 किलो के लिए कितना लगेगा? 40 रुपया। अब सोचिए रेट लॉ, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि 20 किलो गेहूं ले गए, आपको 40 रुपया दे के आना है, और रेट लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपको 40 रुपया देना है। अब ये कौन सी कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है? सोचिए कि जब चक्की चल रहा था, गेहूं पिसा रहा था और 15 किलो पिसाया, तब तक किसी वजह से, कोई खराबी की वजह से गेहूं का जो पीसने की प्रक्रिया थी वो रुक गई। तो रुक गई तो आपने पिसाया 15 किलो, आटा हो चुका है 5 किलो, तभी गेहूं ही है। अब बताइए, जब वहां से जब आटा लेके चलेंगे तो आप गेहूं भी लेके चलेंगे, क्योंकि 15 किलो आटा 5 किलो गेहूं आप ही का है ना। तो क्या उस की जो पिसाई, जो आप जो वहां पैसे पेड करेंगे, वो 40 रुपए पेड करेंगे? नहीं, क्योंकि 15 केजी ही पिसाया तो 15 केजी का दाम देंगे, 15 दूनी 30 रुपया। तो यही ये बात अंतर कह रहा है। ये कह रहा है आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन कि जितना भी आपने सांद्रता लिया वो सब प्रोडक्ट में हिस्सा ले लिया। ये कहता कि नहीं, जरूरी नहीं है। आपके पास 100 रुपया है तो कोई जरूरी है कि मार्केट में जाकर मित्रों पे 100 रुपया खर्च करने वाले हैं, हो सकता है 15 ही रुपया खर्च करने वाले हैं, तो आपकी कीमत 15 रुपए से लगाई जाएगी। और कोई 100 रुपया लेके गया, उसने 75 रुपया खर्च किया, तो उसकी कीमत 75 रुपये से लगाई गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना यहां पर आप सांद्रता दें वो सब प्रतिफल के रूप में बदले या प्रतिफल के बदलने के में भाग ले। तो ये हो गया आपको दोनों में डिफरेंस। अब मुझे समझना है कि इसको अगर एक लॉ परिभाषा के रूप में व्यक्त करें तो कैसे इसको हम लोग परिभाषा के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल वही है, किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया का
वेग प्रतिकारकों के मोलर सांद्रताओं, प्रतिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है यदि सांद्रता की जो घातांक के रूप में कुछ व्यक्त कर दिया जाए, यदि सांद्रता पद के घातांक के रूप में कोई संख्या व्यक्त किया जाए, यहां पर अंक कर दीजिए, कोई अंक व्यक्त किया जाए, तो हो गया किसी अभिक्रिया का वेग प्रतिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है यदि सांद्रता के जो सांद्रता पद के घातांक के रूप में कोई अंक या कोई संख्या जो है व्यक्त कर दिया जाए। और याद रखिएगा कि जो भी संख्या या अंक व्यक्त किया जाएगा वो जरूरी नहीं है कि क्या है तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर ही हो, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज आपने देखा कि जो के है, के, इस के को क्या कहते हैं हम लोग, जहां के को क्या कहते हैं आप, रेट कांस्टेंट कहते हैं ना। मैंने अभी आपसे कहा कि इसके बारे में हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं कि के क्या चीज है, तो के के बारे में 3-4 पॉइंट्स हैं, पहले इसको आप नोट करिए ताकि हम उसके बारे में भी आपसे बात कर लें। जल्दी से उतारिए, जल्दी से। तो ये स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेग नियतांक के बारे में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं हम लोग। जो के है ना, वो अभिक्रिया की वेग की माप है। वेग नियतांक के अभिक्रिया के वेग का माप होता है। माप होने का मतलब कि यदि के का मान अधिक हुआ तो अभिक्रिया का वेग फास्ट, के का मान कम तो अभिक्रिया का वेग स्लो। यदि के का मान अधिक होता है, अधिक होता है तो अभिक्रिया का वेग अधिक और कम होने पर अभिक्रिया क्या होगा, स्लो होगा, अभिक्रिया धीमे होता है। आप समझ गए, अगर के का मान ज्यादा हुआ तो अभिक्रिया फास्ट होगी और के का मान कम हुआ तो अभिक्रिया स्लो होगी। सिंपल सा बात है। अब आइए, के का मान जो होता है ना ताप पर निर्भर करता है, लेकिन उसके पहले जो सेकेंड पॉइंट में ये लिखना चाहता हूं कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए के का मान एकदम निश्चित होता है, लेकिन नियत ताप होना चाहिए। नियत ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होता है, नियत होता है। नियत होना माने कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, उसका वैल्यू नहीं बदलता है। लेकिन जानते हो भाई एक बात है, एक ही अभिक्रिया के लिए ताप बदलने से का मान बदल जाएगा। अभिक्रिया सेम ही है और टेम्परेचर बदल दो, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि के का मान तो अभिक्रिया का वेग बताता है और ताप बदलने से अभिक्रिया का वेग बदलता है। एक ही अभिक्रिया के लिए, एक ही अभिक्रिया
के लिए ताप बदलने से, एक अभिक्रिया के ताप बदलने से K का मान बदल जाता है, बदल जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो K है ना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। K का नाम है वेग नियतांक, और वेग नियतांक माने K का मान प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी आपने कहा कि अभिक्रिया का वेग तो सांद्रता के समानुपाती है, सांद्रता पर निर्भर करता है, तो मैं अभिक्रिया की वेग की बात नहीं कर रहा हूं, वेग नियतांक की बात कर रहा हूं। तो K का मान प्रतिकारकों के सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, बातें तो और भी हैं। जो K की इकाई है ना, वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगा। K की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अब यहां एक नया शब्द आ गया, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मित्रों, इसके बाद मेरा यही टॉपिक है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या है। तो अब हो जाइए तैयार, इसे नोट करिए और अभिक्रिया की कोटि के बारे में समझते हैं कि क्या है अभिक्रिया की कोटि। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आइए जल्दी में संक्षेप में इसको समझते हैं। देखिए, एक अभिक्रिया ऐसे हो रहा है, A B और ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो आपने इसका दर लिखा कि A के पावर X और B के पावर Y, ये रेट लॉ हुआ ना। एक बार फिर से माफी चाहेंगे स्टूडेंट डिस्टरबेंस के लिए। मैं बता रहा था कि ये जो दर हमने लिखा ये है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अभिक्रिया की कोटि में ये कहां से आ गया, घबराइए नहीं, बस होल्ड। अब क्या करना है कि जो x प्लस वाई है, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये तो खुदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल उसी तरह की बात है। x प्लस वाई का नाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, आप कह सकते हैं, इसको अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो ये है वेग नियम समीकरण, वेग व्यंजक है। तो वेग व्यंजक में सांद्रता का जो घातांक है, सांद्रता का जो पावर है, घात है, एक्सपोनेंट है, उसी का योगफल। तो मैं लिख देता हूं, देखिए ऐसे, वेग नियम समीकरण में मोलर सांद्रता मोलर सांद्रताओं के घातों का योगफल OR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, OR मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। घातों का योगफल क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर एक चीज समझिए कि जो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है OR, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और ये 3 हो सकता है। जनरली ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ना, एक 0 से लेके 3 तक होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, 0 से लेके 3 तक होते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, भिन्न के रूप में हो सकते हैं। OR माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान फ्रैक्शन बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, जैसे 1/2 फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक का कुल ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, टोटल ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान, किसी अभिक्रिया के कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर केस में हो सकता है, किसी अभिक्रिया का कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ गए? अब यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? लाइट को जला दो कोई। तो यहां देखिए एक वेग है, समीकरण दिया गया है, वेग बराबर के ए के पावर जो है, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1/2 और बी के पावर लिखा हुआ है 3/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है आप जोड़ दीजिए, 1/2 और प्लस 3/2, ये कितना हो गया? 4/2 बराबर 2। ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। अच्छा, इसको पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, लिखा हुआ है वेग इक्वल टू आर भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि लिखा हुआ ए कुछ नहीं और बी के पावर -1/2। ध्यान दीजिए, या तो माइनस हमने लिखा, लेकिन ओवरऑल जोड़ देने के बाद वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? या कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2। ये हाफ ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। तो अब यहां से हमें समझना है कि इस पर एक और भी क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि तो हाफ, बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि तो 1.5, 3/2। इस अभिक्रिया में ए के प्रति अभिक्रिया कोटि तो फर्स्ट प्रथम और बी के प्रति तो -1/2। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट लॉ जो इक्वेशन होता है ना, उस रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर है सांद्रताओं को उसको जोड़ देना है, वो जो आ गया उसी का मान है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक छोटा सा बात आपको और बताना चाहते हैं। इसके ठीक पहले हमने लिखा कि जो के का जो वैल्यू है, सॉरी के का जो इकाई है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है और क्या होता है वैल्यू, जरा उसको देखते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लें। तो आइए इस वीडियो के आखिर में, अंत में, जो रेट कांस्टेंट के है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इकाई क्या हो सकता है उसको जानने की कोशिश करें। तो देखिए, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, ए से हो गया ये प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन nवीं कोटि की है। यदि यह nवीं कोटि की अभिक्रिया हो, तो अगर nवीं कोटि की अभिक्रिया हो गया तो आप लिखेंगे दर इक्वल टू के, और ए के जो पावर है वो हो जाएगा n। ये जो सांद्रता के पावर क्या हो गया? n। बस इसी से मतलब था हम लोग को। दर को हम लोग लिख सकते हैं dr बटा dt, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ये हो गया k, और ये तो सांद्रता ही है ना, तो हो गया सांद्रता की पावर n। हमें k का इकाई चाहिए, तो पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। ये तो सांद्रता है, सांद्रता पर परिवर्तन तो सांद्रता ही होगा ना, सांद्रता बटा समय बराबर k इंटू सांद्रता की पावर n। अब ऐसा करते हैं कि k का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे
तो ये आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा कुछ, इसलिए K इक्वल टू सांद्रता बटा समय इंटू सांद्रता के पावर कितना है, n है। तो क्या हम यहां पर कुछ नहीं, पावर है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए k बराबर सांद्रता के पावर 1 माइनस n समय पावर माइनस n, यही इकाई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सांद्रता को तो मोल पर लीटर में लिखते हैं ना, तो यहां लिख देते हैं, इसलिए K इक्वल टू, देखिए मोल पर लीटर 1 माइनस n, समय को मान लें कि सेकेंड में हमने लिख दिया सेकेंड माइनस 1। अब जहां पर याद रखिएगा n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n क्या है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मान लीजिए कि अगर हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई ज्ञात करना है, यहां से देखिए कुछ लिख के दिखा देते हैं, चूंकि आपको आ गया K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1। अब कोई अभिक्रिया ले लीजिए, मान लीजिए कि जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो n का वैल्यू जीरो रख दीजिए, इसलिए यूनिट अब क्या क्या हो जाएगा, n का वैल्यू जीरो रख देंगे तो खत्म हो गया ना, क्या हो गया, मोल पर लीटर सेकेंड माइनस 1। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर दें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जैसे जीरो ऑर्डर के लिए आपने n बराबर जीरो रखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। किसी चीज़ का पावर जीरो माने क्या हो गया, खत्म हो गया, वो 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए यूनिट ऑफ के केवल बच गया सेकेंड माइनस 1। अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए कर दें, फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n बराबर कितना रख देंगे, 2। आप रख के देख लीजिए, ये n बराबर 2 घटाएगा तो माइनस 1, तो माइनस अंदर का जो सिंबल उसको बदल दीजिए, इसलिए यूनिट ऑफ केयर, देखिए अब लीटर हो जाएगा प्लस में, लीटर मोल माइनस 1, मोल माइनस 1 हो गया और सेकेंड माइनस 1। इस तरह से आप कुछ भी उसमें जो है आप n का वैल्यू कहता है कि नहीं भाई 1.5 कोटि की अभिक्रिया है, तो ठीक है, 1 कितना रहा 1.5 रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, हाफ कोटि की अभिक्रिया है तो 1/2 रख देंगे। इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसके लिए इकाई निकाल सकते हैं, बस याद रखिएगा केवल इसको, ये याद होना चाहिए। और ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डिराइव कर लीजिए कि कैसे ये आया हुआ है। इस पे बहुत सारे एग्जामों में ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होता है, के का वैल्यू, के का यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत रह जाती है, कोई समस्या रह जाती है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि यहां पर आपको परेशानी हो गई। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हर स्थिति में मैं आपको पढ़ा लूं, समझा दूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।